बच्चों, इससे पहले हमने राजनीतिक दल का महत्व ये टॉपिक पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक दल के कार्य। ठीक, कार्य, तो कार्य का मतलब तो आप जानते ही हैं, कार्य का मतलब समझते ही हैं। अब हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं समाज में रहते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए। ये जनता के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए क्या क्या करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों का मूल कर्तव्य या मूल कार्य क्या होता है, इनका करने का क्या करना चाहिए, इनको इनका क्या कार्य होता है। हम इस पे भाई व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट हो सकता है, लेकिन दल के सिद्धांत अलग होते हैं। यहाँ पर हमें दलों के सिद्धांतों को देखना है कि दल के सिद्धांत क्या होते हैं और दल को किस आधार पर, किस बेस पर कार्य करना होता है। ठीक है, चलिए। तो राजनीतिक दल पदों को भरते हैं और सत्ता का उपभोग करते हैं। दल जो है पदों को भरते हैं और सत्ता का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे? ये इस तरह से कि पदों को भरते हैं, मतलब राजनीतिक दलों का जब निर्वाचन हो जाता है, व्यक्ति का जो है प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाता है, जो राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और सरकार बनाते ही मंत्री, ठीक, कैबिनेट, राज्य जो भी होता है, इन सबके पदों को प्राप्त करते हैं। इस पदों पर जाके नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, उनमें भर्ती होते हैं। मतलब कहने का ये है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो जो देश में पद होते हैं मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मिनिस्टर के, स्टेट मिनिस्टर्स के, ये सब इनके द्वारा ही फुलफिल होते हैं। फिर उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो सत्ता का उपयोग करेंगे, उपभोग भी करेंगे। ये होता है राजनीतिक दलों का काम मूल रूप से। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कुछ क्या क्या होता है इनका। इतना समझिए कि राजनीतिक दल पदों को भरते हैं और सत्ता का उपभोग करते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला इनका पॉइंट इनका होता है नंबर 1, निर्वाचन में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं का मतलब आप लोग समझते हैं? भाग लेते हैं का क्या मतलब? गोबे नो, भाग नहीं लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इस तरह समझ में तो आ ही रहा होगा। इसमें क्या होता है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद निर्वाचित होता है और निर्वाचित होने के बाद सरकार में जाता है। ठीक, मंत्री बनता है, कभी कभी बेवकूफ मंत्री भी बन जाता है, कभी कभी अच्छा भी बन जाता है। भाई अंगूठा टेक शिक्षा मंत्री बनेगा तो क्या करेगा? यही कहेगा पढ़े लिखे का कोई फायदा नहीं, यही तो कहेगा। सिंपल है, ये तो राजनीतिक विद्वेष की बात है, अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा है। उन्हीं पार्टियों में रहकर कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे विचार होते हैं जिससे देश चलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो गाय गोबर और चारा भी खा जाते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे उदाहरण हैं। वो सब बात की बातें हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक क्षेत्रों की बातें हैं। टीका टिप्पणी अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक है वो भी हम लोग नकार नहीं सकते। हमारे अध्यायों में, हमारे सिलेबस में इन सब के काली करतूतें दी गई हैं, जिसे हम पढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में इनको ट्रांसफर करते रहेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि देश का व्यक्ति जिसने पर देश ने भरोसा किया, जिस पर जनता ने भरोसा किया, उसने किस तरह से अपने जनमानस को, जन समर्थन को दुत्कारा और जो है शोषणकारी नीतियों को अपनाया। ठीक, प्रत्याशी का चुनाव होता है और वह चुनाव के बाद क्या करता है? सत्ता में जाता है। सत्ता में जाने के बाद अपने कार्य अलग रंग दिखाता है। फिर उसके बाद अगला आता है कि राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवस्था के
राजनीतिक व्यवस्था के सहभागी दल पृथक पृथक नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखते हैं। ठीक, इनका जो दूसरा कार्य होता है वो ये होता है कि ये है पृथक पृथक नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति, कोई एक दल सत्ता में आया, उसने अपनी नीतियां बनाई, जनता के हित के लिए कार्यक्रम बनाए, उनको जनता के सम्मुख रखा। फिर दूसरा दल आया, उसने अपनी सुविधा अनुसार बनाया। तीसरा दल आया, वो अपनी सुविधा अनुसार बनाया। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो वह तरह तरह की नीतियां आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, कार्यक्रमों को संचालित करते हैं और जनमानस के बीच में रखते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कानून बनाना। कानून बनाना, राजनीतिक दल सत्ता में प्रवेश करने के बाद कानून बनाने की भी भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता अनुसार इनको विचार विमर्श में भागीदार बनाया जाता है। इनको जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं उनको विचार विमर्श में भागीदार, और इस भागीदारी में ये अपने विचार देते हैं किसी भी कानून पर कि वह उचित है अथवा अनुचित है। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है कि कानून बनाने का जो कार्य है जो निश्चित हाथों में है, लेकिन उस पर विचार विमर्श का दायरा बहुत बड़ा है। कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, या कानून निर्मात्री संस्था जो भी होगी वह किसी से भी उसके विचार उस पर जान सकती है। यानी कि राजनीतिक दल देश में कानून बनाने की व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भागीदार होते हैं। ये अपने विचार विमर्श के माध्यम से इनको प्रभावित करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है सरकार बनाना तथा उसका संचालन करना। सरकार बनाना व संचालन करना। मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होता है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है, यानी आधे से एक अधिक सीटें प्राप्त करता है, वो उसे आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य में राज्यपाल आमंत्रित करता है। ठीक, आमंत्रित मतलब यह है कि जो दल बहुमत में आया है उसका जो मुखिया होगा वह वृद्ध मुखिया होता है, या जो नए यंग लोग भी मुखिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग होगा वही मुखिया होगा। ठीक है, मान लीजिए सपा है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, इसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगर ये सत्ता में आती है तो ये क्या है, सबसे बुजुर्ग सदस्य तो है नहीं इस पार्टी के, इनसे भी कई बुजुर्ग होंगे, लेकिन इनको आमंत्रित किया जाएगा कि आप अपनी पार्टी के साथ आइए और यह कंफर्म कीजिए या प्रस्तुत कीजिए कि आपकी पार्टी से चुनाव जीत कर आए सभी लोग आप ही के साथ खड़े हैं, कोई दाएं बाएं भागने वाला नहीं है। यानी अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। ये होती है स्थिति की ये अपनी सरकार बनाते हैं तथा उसका संचालन करते हैं। फिर अब इतना तो हो गया। अभी तक तो हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष में रहते हुए दल क्या क्या करता है। निर्वाचन में भाग लेता है, राजनीतिक व्यवस्था में अपनी नीतियों को दूसरों के पास पहुंचाता है, कार्यक्रमों को पहुंचाता है, विचार विमर्श में प्रभावित करता है और सरकार बनाता है। इतना तो हो गया ये सत्ता में आने वाले लोगों के साथ। अब जो हार गया, सत्ता से बाहर चला गया, वो क्या करेगा? भाई दल तो हारा है लेकिन उम्मीदवार तो उसके कुछ न कुछ जीत के आए हैं। 100 में 51 सीटें एक को मिली तो 49 तो दूसरे को मिली है। यही तो है, यानी आधी जनता का प्रतिनिधित्व तो वो भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या करें? जो वोट नहीं, जो जनता इनको वोट नहीं दी है, जिनके क्षेत्र में ये हार गए हैं, उनकी उपेक्षा तो कर नहीं सकते। उसके लिए भी व्यवस्था की गई विपक्ष की। तो हारा हुआ दल क्या होता है? इसका काम होता है ये विपक्ष में बैठता है। विपक्ष में यानी विरोधी के रूप में वही बात, निंदक नियरे राखिए। तो निंदक नियरे राखिए सरकारें जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया है, संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है
कि जो विपक्षी दल होगा वो सरकार के साथ बैठेगा और सरकार की नीतियां जब भी गलत होंगी, जनता के लिए वो दुष्कर होंगी, दुखकर होंगी, उनकी समस्याओं को बढ़ाने वाली होंगी, ऐसी स्थिति में ये राजनीतिक दल इस पर अपना विरोध दर्ज कराएगा, आपत्ति दर्ज कराएगा और इसमें उनका ध्यान आकर्षित करेगा हारा हुआ दल कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसमें महोदय सुधार कीजिए, ये उचित नहीं है। ठीक, मान लीजिए अभी कोई चुनाव में कोई पॉलिसी बन गई, कोई नीति बन गई, लेकिन उसको लेकर विपक्ष जो है वो एग्री नहीं है, तो क्या करेगा भाई, वहां पर अपनी आपत्ति तो दर्ज कराएगा, उसकी व्यवस्था यहाँ हुई। अगर वो ना हो पाता, आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था ना होती, तो क्या होगा, जो सत्ता में आएगा वो मनमानी करेगा, जिसकी जो इच्छा होगी वो करता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं। पूर्ण बहुमत एक ऐसे क्षेत्र को भी जो है परिभाषित करता है, ध्यान उस तरफ भी ले जाने का काम करेगा। अभी आगे हम उनका निरंकुशता की तरफ, यानी कोई भी कानून हम पास करेंगे क्या कर लेंगे, ठीक, ये स्थिति भी कभी कभी बन जाती है, वो बात की बात है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसका ये देखिए कि हारा दल जो होता है वो विपक्षी के रूप में बैठता है और समय समय पर अपनी आलोचनाओं के माध्यम से जो है सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करता है उसकी गलत नीतियों पर। ठीक, इसके बाद हमारा आगे राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाने का कार्य करता है। राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाने का कार्य करता है। ये कैसे, मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी सी, तीन हो गए। पार्टी ए 3 बार सत्ता में आई, पार्टी बी 2 बार आई, ये कभी नहीं आए। ठीक, अब क्या होगा, जो इस सत्ता में आया है वो तो जानता है कि सत्ता में क्या है, कितने अधिकार हैं, कितना धन है और कितने विस्तृत क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। ये क्या है नहीं जानते, इनको रखो साइड में, नहीं जानते तो नहीं जानते। लेकिन ये जस्ट इनसे अभी हारे हुए हैं, बी जो है वो ए से अभी हारा हुआ है और बी को भी पता है कि क्या क्या लाभ मिल सकता है और ए को भी पता है क्या क्या लाभ मिल सकता है, सी को नहीं पता। अब बी हारा हुआ है तो क्या करेगा, ये जनता के बीच जाएगा। जब ये सत्ता में था तब इसने जो कार्य नहीं किए, जो कर सकता था, उन कार्यों के लिए जनता को जागरूक करेगा कि भैया भैया रामू काका, प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपए सरकार चाहे तो दे सकती है, मैं सरकार में रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन दे नहीं रही है, जागरूक होइए, अधिकार के लिए लड़िए। क्यों कह रहे हैं, ये सत्ता से बाहर हो गए, इसी कारण इनके विरोध में कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो और इनके पीछे पड़े। यही तो, जब आप सत्ता में थे तब आपने नहीं किया, तो यही होता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ये राजनीतिक दल चाहना चाहते हुए भी जनता में जागरूकता का संचार करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि राजनीतिक दल श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। ये आप लोग पहले ही देख चुके हैं। स्वस्थ एवं श्रेष्ठ स्वस्थ एवं श्रेष्ठ जनमत का निर्माण मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप हमसे देख लीजिएगा। अंतिम आता है, अंतिम जो इसका आता है पॉइंट वो ये है कि राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य सी बात है, राजनीतिक दल जो सत्ता से बाहर होगा वो आम जनमानस के बीच में जाकर जनता की गलत शासन की गलत नीतियों का प्रचार करेगा और उनके सुधार की जो गुंजाइश है वो बताएगा। तो एक तरह से राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। यही कहते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करते हैं या राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। एक अंतिम में इनकी 2 लाइन मैं बताऊंगा। बर्क महोदय ने जो कहा है राजनीतिक दलों के बारे में उसको समझ लीजिए। बर्क क्या कहते हैं, इनका क्या विचार है।
बर्क का कहना है कि दल प्रणाली, दल प्रणाली चाहे भले के लिए हो या बुरे के लिए, राजनीतिक जो दल प्रणाली चाहे भले के लिए हो या बुरे के लिए हो। ये बर्क महोदय का कहना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दल प्रणाली, दलों का होना, चाहे वो भले के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ठीक, ये कंफर्म हो गया। ये कथन है बर्क महोदय का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अभी तक पूरे टॉपिक्स, पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं। अब राजनीतिक दलों के कार्यों को हमने पढ़ लिया है। मान लीजिए आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या कीजिए, तो आपने उन सारे टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया, डिटेल में लिख दिया, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर लिखिएगा राजनीतिक दलों के कार्यों की परिभाषा दीजिए। मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पदों को भरते हैं और सत्ता का उपयोग करते हैं। इस लाइन को लिखने के जस्ट बाद लिखिए, बर्क महोदय का कथन है कि दल प्रणाली चाहे भले के लिए हो या बुरे के लिए हो, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए अनिवार्य है। ऐसा कहना किनका है, बर्क महोदय का। ठीक, तो इस तरह से आपका जो वीडियो हो जाता है, सॉरी वीडियो कह रहा हूं, इस तरह से जो आपका आंसर होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मेरा वीडियो ही कंप्लीट हो रहा है बार-बार, तो इसलिए वीडियो याद आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के दोष और राजनीतिक दल के गुण। दो हैं, तो हम लोग पहले गुण पे चर्चा करेंगे। गुण खाने वाला गुण नहीं, क्वालिटीज, जो क्वालिटी होती है उस पे कि क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद उनके दोष, यानी कि क्या नेगेटिविटी इनके होने से सोसाइटी में क्रिएट होती है, क्या नेगेटिविटी पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में क्या होती है, क्या दोष इनकी वजह से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या अच्छाइयां इनकी वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो